दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 11। इसमें आज की वीडियो में हम ऊर्जा, उद्योग और भारत में व्यापार तथा योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर की पूगा घाटी जानी जाती है किसके लिए? भूतापीय ऊर्जा के लिए, प्राकृतिक गैस के लिए, तृतीयक कोयला निक्षेप के लिए या पवन ऊर्जा के लिए। तो सही उत्तर क्या है? दोस्तों सही उत्तर है कश्मीर की पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए जानी जाती है। दोस्तों याद रखिए कि पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए जानी जाती है। ये लद्दाख में स्थित है। तो अब जो है पूगा घाटी लद्दाख में इसकी अवस्थिति हो गई। और आप जानते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। तो अब ये प्रश्न आएगा तो लद्दाख की पूगा घाटी हो जाएगा। दोस्तों लद्दाख में स्थित पूगा घाटी ये पहले जम्मू कश्मीर का भाग हुआ करता था। पूगा घाटी क्षेत्र में अनेक गर्म जल के स्रोत हैं जिनका तापमान 28 से 84 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है और ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लांबा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या तमिलनाडु में। तो सही उत्तर है गुजरात में। दोस्तों देखिए, ये जब प्रश्न पूछा गया था जीआईसी प्रवक्ता 2018 में तो एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लांबा गुजरात के जामनगर में स्थित था। वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, ये हमें आप सर्च करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हमारे अन्य साथियों को भी पता चले। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन डेल्टा के अरब द्वीप में स्थित ग्रामीण ऊर्जा कोऑपरेटिव का संबंध किससे है? ऑप्शन है पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा। तो सही उत्तर है सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। दोस्तों सुंदरवन डेल्टा के सागर द्वीप स्थित ग्रामीण ऊर्जा कोऑपरेटिव का संबंध सौर ऊर्जा से है। सागर द्वीप गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है और यह उत्तर और पूरब में मूरी गंगा नदी और पश्चिम में हुगली नदी से घिरा है। तो याद रखिएगा सुंदरवन डेल्टा के सागर द्वीप स्थित ग्रामीण ऊर्जा कोऑपरेटिव का संबंध सौर ऊर्जा से है। अगला प्रश्न है किन भारतीय प्रदेशों में भूतापीय ऊर्जा की अधिकतम संभाव्यता है, आपको बताना है। तो उत्तर है हिमालय एवं उत्तर पूर्वी प्रदेश में। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों देखिए भारतीय प्रदेशों में हिमालय और जो नॉर्थ ईस्ट प्रदेश हैं अपने, वहाँ पर भूतापीय ऊर्जा की अधिकतम संभाव्यता है। फरवरी 2021 में ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कॉरपोरेशन ने लद्दाख में भारत का प्रथम भूतापीय ऊर्जा पावर प्लांट स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों हिमालय और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में भूतापीय ऊर्जा की संभाव्यता अधिकतम है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पूछा गया है कि तमिलनाडु राज्य का शिवगंगई गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा परियोजना, सौर ऊर्जा परियोजना, जल विद्युत परियोजना या फिर भूतापीय परियोजना। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए सौर ऊर्जा परियोजना के लिए। तमिलनाडु राज्य का शिवगंगई गांव सौर ऊर्जा परियोजना के लिए प्रसिद्ध है और शिवगंगई गांव में स्थापित सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट की विद्युत उत्पादन क्षमता 5 मेगावाट है। ये सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट ग्रिड कनेक्टेड आधारित है जिसकी स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। तो याद रखिएगा तमिलनाडु का शिवगंगई गांव सौर ऊर्जा परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नांकित में कौन सा एक भारतवर्ष में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला या फिर नाभिकीय ऊर्जा। तो सही उत्तर है कोयला। और आप जानते हैं कि भारत में ताप विद्युत उत्पादन के लिए कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस आदि जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग किया जाता है।
भारतवर्ष में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसान सा प्रश्न है कि तारापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं तारापुर आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, तारापुर जो है आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ये महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर के निकट स्थित है। इसका निर्माण 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से किया गया था। इसमें 4 रिएक्टर हैं। यूनिट 1 और 2 160 मेगावाट क्षमता के आयातित संवर्धित यूरेनियम का उपयोग है, जबकि यूनिट 3 और 4 जो कि 540 मेगावाट क्षमता के हैं, इसमें घरेलू प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसकी यूनिट 1 और 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हैं, जबकि यूनिट 3 और 4 में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? काकरापार, कैगा, तारापुर या कुडनकुलम? तो सही उत्तर है तारापुर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय तारापुर चारों यूनिट की कुल स्थापित क्षमता जो है ये अधिकतम 1400 मेगावाट थी, लेकिन वर्तमान में अगर जो हम देखें तो सबसे अधिक स्थापित क्षमता जो है ये आप देख सकते हैं 2000 मेगावाट कुडनकुलम की है। काकरापार की 440 मेगावाट, कैगा की 880 मेगावाट, तारापुर की 1400 मेगावाट, जबकि कुडनकुलम जो कि तमिलनाडु में है इसकी कुल उत्पादन क्षमता ये 2000 मेगावाट है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में कुडनकुलम परमाणु संयंत्र जो है उसकी उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परमाणु शक्ति संयंत्रों में से किसकी क्षमता सर्वाधिक है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र। दोस्तों, इसकी उत्पादन क्षमता या क्षमता सर्वाधिक है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैगा परमाणु शक्ति केंद्र अवस्थित है कहाँ पर? तो याद रखिएगा कैगा कर्नाटक, ऐसे याद रखिएगा, के से कैगा, के से कर्नाटक। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक राज्य में है। तमिलनाडु में कुडनकुलम स्थित है, महाराष्ट्र में तारापुर, गुजरात में काकरापार और दोस्तों राजस्थान में रावतभाटा जो है, ये रावतभाटा और कोटा के जो परमाणु संयंत्र केंद्र हैं वो स्थित हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के लिए भारी जल संयंत्र किस स्थान पर नहीं है? देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि परमाणु ऊर्जा के लिए भारी जल संयंत्र या हैवी वाटर जो रिएक्टर हैं वो किस स्थान पर नहीं है? थाल, मनुगुरु, कलपक्कम या नांगल? तो सही उत्तर है कलपक्कम में। दोस्तों, कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा के लिए भारी जल संयंत्र नहीं, बल्कि कलपक्कम में परमाणु विद्युत ऊर्जा स्टेशन है जो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ 220 मेगावाट क्षमता के 2 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर स्थित हैं। पंजाब के नंगल में अगस्त 1962 में भारी जल संयंत्र स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में 7 भारी जल संयंत्र हैं जो कि तूतीकोरिन, बड़ौदा, कोटा, तालचेर, थाल, हजीरा और मनुगुरु में स्थापित किए गए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कहाँ पर? तो कलपक्कम में भारी जल वाटर संयंत्र स्थित नहीं है। भारी जल या DTO जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन का एक यौगिक है और इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी भारी जल को दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करने से संबंधित है। इसमें राज्य और परमाणु शक्ति केंद्रों का मिलान करना है आपका। देखिए, गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, महाराष्ट्र में आप जानते हैं तारापुर है, उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु संयंत्र है बुलंदशहर जिले में और राजस्थान में रावतभाटा है। तो सही मिलान 3, 4, 2 और 1। ऑप्शन देख लेते हैं 3, 4, 2 और 1। ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही मिलान इस तरह से होगा, गुजरात में काकरापार परमाणु शक्ति संयंत्र, महाराष्ट्र में तारापुर, उत्तर प्रदेश में नरौरा और राजस्थान में रावतभाटा स्थित है।
अगला प्रश्न है कोरबा और पनकी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। तो दोस्तों कोबरा जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरबा कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है, जबकि पनकी उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, ये पूछ लिया है कि कोरबा और पनकी तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित हैं, तो ये गलत प्रश्न है। कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में है, पनकी तापीय ऊर्जा स्टेशन कानपुर में स्थित है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें कि 2020-21 में कुल विद्युत उत्पादन 1381.85 बिलियन यूनिट भारत में 2021 के आंकड़ों के अनुसार था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। सूची 1 में विद्युत गृह और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य हैं। देखिए कोरबा जो मध्य प्रदेश मिलान करने के लिए कहा गया है, वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहलगांव ये आपका बिहार में स्थित है। बक्रेश्वर ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। और दाभोल ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो याद रखिएगा सही सुमेलन ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन बी सही सुमेलन हो जाएगा। अगर जो आप इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो कोरबा जो है पहले मध्य प्रदेश में लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। कहलगांव बिहार में, बक्रेश्वर पश्चिम बंगाल में और दाभोल महाराष्ट्र में है। कोरबा ताप विद्युत गृह वर्तमान समय छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहलगांव भागलपुर बिहार में है। दाभोल ताप विद्युत गृह महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में है। इसका नाम रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड हो गया है। और बक्रेश्वर ताप विद्युत गृह ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन विद्युत गृह सुपर थर्मल कोटि का है? ऑप्शन है दाभोल, नाथपा झाकरी, शक्तिनगर या कैगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी शक्तिनगर। दोस्तों सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शक्तिनगर में है, ये सुपर थर्मल कोटि का जो है विद्युत गृह है। तो याद रखिएगा शक्तिनगर सोनभद्र जिले में स्थित है। ये सुपर थर्मल प्रकार का विद्युत गृह है। अगला प्रश्न है, भारत में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में संभाव्य जल विद्युत क्षमता विपुल है। ये कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश में संभाव्य जल विद्युत क्षमता का विपुल है। और अरुणाचल प्रदेश में दूसरा कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में अधिक वर्षा होती है। तो देखिए दोस्तों भारत के अरुणाचल प्रदेश में संभाव्य जल विद्युत क्षमता विपुल है क्योंकि यहाँ पर अधिक वर्षा, तीव्रगामी सदावाहिनी नदियाँ, बांध बनाने के लिए उपयुक्त स्थान मौजूद हैं। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों 2-3 चीज़ें होती हैं संभाव्य जल विद्युत क्षमता के लिए, नदियों का जल हो और बांध बनाने की क्षमता हो। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना ये आपका सही सुमेलित है। कोलकाता में भूतापीय ऊर्जा परियोजना, तो ये कोलकाता में भूतापी नहीं बल्कि कोलकाता में देखा जाए तो नदियां हैं, यहाँ पर ज्वारी विद्युत परियोजना है। कोयना में जल विद्युत परियोजना सही सुमेलित है। और कलपक्कम में परमाणु शक्ति केंद्र ये सही सुमेलित हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं होगा। सही सुमेलन अगर जो आप करें तो इस तरह से भावनगर में ज्वारी विद्युत परियोजना गुजरात में है, कोलकाता में भी ज्वारी विद्युत परियोजना पश्चिम बंगाल में, कोयना में जल विद्युत परियोजना है और कालपक्कम में आप जानते हैं कि परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तापीय ऊर्जा जो है ये इन्नौर शक्तिगृह से, जल विद्युत ऊर्जा सबरीगिरी से, आणविक ऊर्जा आप जानते हैं कि काकरापार से, और पवन ऊर्जा मुप्पांडल से उत्पन्न होती है। तो ये सही सुमेलित हो जाएगा। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो 4 1 2 3 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म समूह कहाँ पर स्थित है? देखिए, गुजरात के लांबा में, सैलोजी पेली हैदराबाद के निकट, और माधापार भुज के निकट, या मुप्पांडल तमिलनाडु में। तो सही उत्तर है एशिया का। दोस्तों, उस समय जब ये प्रश्न पूछा गया था तो ये सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा संयंत्र था, पवन ऊर्जा फार्म समूह, तमिलनाडु के मुप्पांडल में अवस्थित था। वर्तमान में क्या है, हम जो दोस्तों वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक संभाव्यता उपलब्ध है कहाँ पर? देखिए, मालाबार तट पर, कोंकण तट पर, गुजरात तट पर, या कोरोमंडल तट पर। तो सही उत्तर है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभाव्यता गुजरात तट पर स्थित है। यहाँ पर दो क्षेत्र, कच्छ की खाड़ी और दूसरा खंभात की खाड़ी में उठने वाले ज्वार भाटा की सहायता से विद्युत उत्पादन करके ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो ये है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभाव्यता गुजरात तट पर जो है संभाव्य है। अगला प्रश्न है, यूरिया अमोनिया उत्पादक यानी KRIBH क्रिभको संयंत्र किस पर आधारित है? तापीय ऊर्जा पर, देखिए, तापीय ऊर्जा पर, जल विद्युत ऊर्जा पर, पवन ऊर्जा पर, या गैस ऊर्जा पर? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, गैस ऊर्जा पर। दोस्तों, यूरोनिया अमोनिया उत्पादक क्रिभको यानी कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड संयंत्र, ये गैस ऊर्जा पर आधारित है। क्रिभको की स्थापना अप्रैल 1980 में की गई थी और इसका उत्पादन संयंत्र हजीरा गुजरात में है, जबकि इसकी एक अन्य सहायक इकाई क्रिभको फर्टिलाइजर लिमिटेड शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र किस क्षेत्र के पास देखा जाता है? गुजरात तट, सुंदरवन क्षेत्र, विशाखापत्तनम, या तमिलनाडु तट पर? तो सही उत्तर है गुजरात तट पर। दोस्तों, भारत में उच्चतम ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का क्षेत्र गुजरात में खंभात और कच्छ की खाड़ी के पास देखा जाता है। ऊर्जा के बाद आइए देखते हैं उद्योग, व्यापार एवं योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें नैहाटी एवं जगत दल औद्योगिक केंद्र स्थित हैं? ऑप्शन है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश, अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश, या फिर मदुरई कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? नैहाटी एवं जगत दल औद्योगिक केंद्र कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत अवस्थित हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, देखिए, अगर जो हम विस्तार में देखें तो हुगली नदी इस क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक केंद्रों के लिए नदी पत्तन की सुविधा उपलब्ध कराती है। नैहाटी और जगत दल के अतिरिक्त बांसबेरिया औद्योगिक केंद्र भी इसी औद्योगिक संकुल के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है? देखिए, हल्दिया, जमशेदपुर, टीटागढ़, या नैहाटी? तो सही उत्तर है जमशेदपुर। दोस्तों, कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, श्रीरामपुर, रिसरा, शिवपुर, नैहाटी, श्यामनगर, टीटागढ़, बजबज, ये दोस्तों, ये देखिए, ये सारी जो है कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में हैं, जबकि जमशेदपुर ये जो है यहाँ पर स्थित नहीं है। दोस्तों, देखा जाए तो ये प्रदेश जो कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश है, ये हुगली नदी के दोनों किनारों पर 100 किलोमीटर में फैला हुआ है और इस प्रदेश का सबसे प्रमुख उद्योग जूट उद्योग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं आता है? बजबज, दुर्गापुर, शिवपुर और टीटागढ़? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, उत्तर हो जाएगा आपका देखिए दुर्गापुर। दुर्गापुर जो है ये पश्चिमी बर्धमान जिला में स्थित है और ये कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, या महाराष्ट्र? तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। देखिए, वैल्यू ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट यानी उत्पादन मूल्य की दृष्टि से 10 शीर्षस्थ राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश आते हैं।
अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर है नेपानगर अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में नेपानगर स्थित है। यहाँ पर देश की पहली स्वदेशी अखबारी कागज उत्पादन मिल की स्थापना की गई है, इसलिए नेपानगर अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्रों में से कौन भारत में अखबारी कागज उत्पन्न करता है। तो आप अभी अभी पढ़े हैं नेपानगर, जो कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में है। यहाँ से अखबारी कागज का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्रों में से कौन भारत में अखबारी कागज का उत्पादन करता है। तो ये है नेपानगर, मध्य प्रदेश। और अगला प्रश्न फिर से वही पूछा गया है कि नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है। तो आप जानते हैं नेपानगर अखबारी कागज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेपर विनिर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है यमुनानगर, बल्लारपुर, रायगढ़ और सतना। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से स्थान पेपर विनिर्माण उद्योग के लिए जाने जाते हैं। तो यमुनानगर दोस्तों हरियाणा में जिला है, बल्लारपुर महाराष्ट्र में है और रायगढ़ ओडिशा में। ये तीनों स्थान पेपर विनिर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर 1, 2, 3 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भिलाई नगर किस वर्ग का है। व्यापारिक, औद्योगिक, परिवहन या खनन। तो सही उत्तर है औद्योगिक नगर। भिलाई दोस्तों ये औद्योगिक नगर के अंतर्गत है और भारत में स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक विकास तेजी से हुआ, जिस कारण कई औद्योगिक नगर बसे। इन औद्योगिक नगरों में अहमदाबाद, जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, भद्रावती, सिंदरी, गाजियाबाद और फरीदाबाद हैं। तो भिलाई नगर आप जानते हैं कि लौह उत्पादन के लिए प्रमुख औद्योगिक नगर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल इमली का संबंध किस उद्योग से है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सूती वस्त्र, कागज, ऊनी वस्त्र या फिर जूट। तो सही उत्तर ऑप्शन सी दोस्तों ऊनी वस्त्र। देखिए लाल इमली जो है ये ऊनी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना स्वतंत्रता के पूर्व औपनिवेशिक भारत में कानपुर में लाल इमली के नाम से और पंजाब के धारीवाल पर एक और मिल स्थापित की गई थी। ऊनी वस्त्र उद्योग मुख्यतः पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में है और ऊनी वस्त्र का प्रमुख उत्पादक राज्य पंजाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूती वस्त्र केंद्रों के समूहों में से कौन भारत के एक ही राज्य के अंतर्गत स्थित हैं। देखिए मदुरै, कोयम्बटूर, गुंटूर, कोल्हापुर, बेल्लारी, हुबली, बुरहानपुर, अहमदाबाद और राजकोट या फिर सांगली, वर्धा, औरंगाबाद। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सांगली, वर्धा, औरंगाबाद। तीनों ही दोस्तों ये सूती वस्त्र केंद्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो याद रखिएगा, सांगली, वर्धा और औरंगाबाद ये 3 सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र अकेले ही महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। ऑप्शन है मुंबई, कानपुर, अहमदाबाद या अमृतसर। तो सही उत्तर है अहमदाबाद। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग में भारत का सबसे बड़ा और रेलवे के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। गुजरात राज्य के अहमदाबाद नगर को सूती वस्त्र उद्योग की अधिकता के कारण पूरब का बोस्टन कहा जाता है। ये भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है और इस कारण से अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दोस्तों स्वतंत्रता पूर्व औपनिवेशिक भारत में मुंबई में कावस जी डाबर द्वारा सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि भारत के सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कोयम्बटूर में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो सही उत्तर है अहमदाबाद को दोस्तों सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र में अग्रणी जो है महत्वपूर्ण राज्य और महत्वपूर्ण शहर होने के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। कारण है कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है।
तो सही उत्तर है दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न उद्योगों में से कौन सा वस्त्र उद्योग अभी भी बृहत्तम वस्त्र उद्योग है? ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र या फिर कृत्रिम रेशों पर आधारित वस्त्र। तो सही उत्तर है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग अभी भी बृहत्तम वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। कथन है दोस्तों भारत में सूती वस्त्र उद्योग में तमिलनाडु अग्रणी है। कारण है सूती वस्त्र का उत्पादन कच्ची सामग्री स्रोत से बाजार की ओर विस्थापित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए गलत है दोस्तों और आर सही है। भारत में सूती वस्त्र में तमिलनाडु अग्रणी राज्य नहीं है, जबकि कारण जो दे रहा है सूती वस्त्र का उत्पादन कच्ची सामग्री स्रोत से बाजार की ओर विस्थापित हो रहा है। तो केवल यही भर आपका सही है। देखिए अगर जो हम इसको विस्तार में समझें तो तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक मिलें हैं और उनसे अधिकांश कपड़ा न बनकर सूत का उत्पादन होता है। तमिलनाडु सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक नहीं। इस दृष्टि से गुजरात राज्य का प्रथम स्थान है। कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता है। वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग को बाजार में या बाजार के निकट स्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए कारण सही है, जबकि कथन असत्य है। तमिलनाडु सूती वस्त्र उत्पादन में जो है दोस्तों अग्रणी उत्पादक राज्य नहीं, बल्कि इस मामले में गुजरात है। अगला प्रश्न है भारत में निम्न में से कौन सा केंद्र होजरी का सबसे बड़ा उत्पादक है? लुधियाना, मुंबई, तिरुपुर या फिर कलकत्ता। तो सही उत्तर है लुधियाना। दोस्तों पंजाब राज्य का लुधियाना केंद्र होजरी का सबसे बड़ा उत्पादक है। पंजाब के अन्य केंद्र जैसे धारीवाल, जालंधर, यहाँ भी होजरी उत्पादन बड़े मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है जमशेदजी टाटा द्वारा पहले लौह और इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1905, 1906, 1907 या 1908। तो सही उत्तर 1907 में। टाटा समूह द्वारा पहले लौह और इस्पात उद्योग की स्थापना 1907 में वर्तमान जमशेदपुर टाटा नगर में की गई थी। इस स्थान पर स्टील कंपनी निर्माण के लिए स्थान चयन जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया, लेकिन कंपनी की स्थापना से पहले ही वर्ष 1904 में उनका निधन हो गया था और वर्तमान झारखंड राज्य में स्थित जमशेदपुर को भारतवर्ष का पिट्सबर्ग यानी लौह राजधानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नगरों में से कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो जमशेदपुर दोस्तों इसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जमशेदपुर झारखंड राज्य में स्थित है, इसको भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? देखिए बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला या भिलाई। तो सही उत्तर है भिलाई। दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई थी। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा नगर लौह इस्पात उद्योग से संबंधित नहीं है? विजयनगर, विशाखापत्तनम, राउरकेला या कोरापुट। तो सही उत्तर है कोरापुट। दोस्तों कोरापुट ओडिशा में स्थित जो है शहर है, ये बॉक्साइट की खान और हवाई जहाज के इंजन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जबकि विजयनगर, विशाखापत्तनम और राउरकेला ये लौह इस्पात उद्योग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित लोहा और इस्पात कारखानों में कौन कच्चे माल के समीप नहीं है? देखिए बोकारो लोहा एवं इस्पात कारखाना, टाटा लोहा इस्पात कारखाना, सालेम लोहा इस्पात कारखाना या फिर दुर्गा लोहा और इस्पात कारखाना। तो सही उत्तर है दोस्तों सलेम लोहा इस्पात कारखाना ये कच्चे माल के समीप स्थित नहीं है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहा और इस्पात उद्योग का केंद्र मानचित्र पर सही नहीं दर्शाया गया है? यहाँ पर देखिए दुर्गापुर, भिलाई, डोलवी और सालेम दिया गया है। तो सही उत्तर है डोलवी। ये देखिए दोस्तों डोलवी जो है ये आपका इस्पात संयंत्र महाराष्ट्र से है, जबकि इसे कर्नाटक राज्य में दिखाया गया है। तो इसे आप तैयार करिएगा। डोलवी इस्पात संयंत्र महाराष्ट्र में है, मैप में इसे देखिए कर्नाटक में दिखाया गया है, इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि दुर्गापुर, भिलाई और सलेम ये आपके सही सुमेलित हैं।
आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का, सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राउरकेला इस्पात संयंत्र, दोस्तों राउरकेला इस्पात संयंत्र आपका ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। टाटा, तो टाटा स्वर्णरेखा नदी के तट पर। विश्वेश्वरैया दोस्तों ये भद्रावती नदी के तट पर। और बोकारो दामोदर नदी के तट पर स्थित है। सही उत्तर 3, 1, 4 और 2, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन 3, 1, 4, 2 ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है, आपको बताना है। टिस्को जमशेदपुर, HSL राउरकेला, HSL भिलाई या HSL दुर्गापुर। तो सही उत्तर है HSL राउरकेला। दोस्तों राउरकेला उड़ीसा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है, जबकि टिस्को जमशेदपुर झारखंड इस्पात कारखाने को 1907 में स्थापित किया गया। HSL भिलाई इस्पात संयंत्र पूर्व सोवियत संघ द्वारा वर्तमान छत्तीसगढ़ में है। और HSL दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। और भद्रावती इस्पात संयंत्र ये कर्नाटक में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जिसमें आपने विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी और आगामी परीक्षाओं में संभावित प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के भूगोल खंड के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।